बंगाल में चुनाव खत्म हो गए हैं मगर खेला खत्म नहीं हुआ है। कहा जा रहा है जैसा कुछ समय पहले महाराष्ट्र में देखा था, शिवसेना दो फाड़ हो गई थी, एनसीपी दो फाड़ हो गई थी, वैसे ही टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी भी दो फाड़ हो सकती है। अभी के विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी की 80 विधायक हैं, जिनमें से ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा आ रहा है कि 50 से ज्यादा विधायक यानी दो तिहाई से ज्यादा विधायक एक अलग गुट बना सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं। और अगर दो तिहाई से ज्यादा हुआ तो कल को चुनाव आयोग अगर उनको परमिट करता है तो जो चुनाव का सिंबल है, जो पार्टी का नाम है, वो सब उस अलग गुट के पास जा सकता है। तो ये नौबत क्यों आई? आज ममता बनर्जी क्यों बंगाल की सड़क पर, कोलकाता की सड़क पर प्रदर्शन करने निकली हुई थी और उनको परमिशन नहीं दी गई, जहां उन्होंने खूब विवाद किया, दूसरी जगह जाके प्रदर्शन किया और धमकी दी कि हमारे लोगों को रोका जा रहा है, प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है और अगर हमें रोका जाएगा तो कोलकाता के बाद हम नई दिल्ली पहुंचेंगे और वहां प्रदर्शन करेंगे। तो क्या कुछ चल रहा है कोलकाता बंगाल में इस चुनावी नतीजे के बाद, नई सरकार बनने के बाद, आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान है। विनय, सबसे पहले तो जो आज का प्रदर्शन है, थोड़ा दर्शकों को उनके उसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे ये जो पार्टी टूट की बात हो रही है, दो भाग बंटने की बात हो रही है, ये कहाँ से आई? तो जो प्रदर्शन हो रहा है, मैं आपको बता दूं, वो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर जो हमले हुए हाल फिलहाल में देखा गया, जो वीडियोस आपने देखे होंगे, उनके विरोध में ममता बनर्जी निकली हुई थी। जहां उन्होंने जो मुख्य तौर पर बातें कही हुई है कि मोदी जी ने बंगाल को असामाजिक तत्वों और बुलडोजर चलाने वाले नेताओं के हाथों में दे दिया है, जिससे राज अंधेरे में चला गया है। साथ ही उनका जो पहले से आरोप लगाती आ रही हैं कि 294 में से 177 सीटों पर काउंटिंग में धांधली की गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो फेरी वाले हैं उनको हटाया जा रहा है बिना रिहैबिलिटेशन के, बिना दूसरी जगह उनको स्थापित किए हटाया जा रहा है। तो ये बात गलत है। टीएमसी ने जब ऐसी चीजें की थी तो हमेशा उनको अदर जगह दी गई थी। बाकी दिल्ली में आने का, पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को रोके जाने का उन्होंने आरोप लगाया। आप चलते हैं दूसरे मुद्दे पर जो कि ज्यादा बड़ा है, जिसमें कहा जा रहा है कि टीएमसी टूट सकती है। टूट सकती है टीएमसी, है ऐसी बात, दम है इस बात में? जी पूरी प्रबल संभावना है कि टीएमसी जो है वो टूटने वाली है या टूटने जा रही है। वो पहले के शेप में टीएमसी नहीं बचेगी। अच्छा, इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई सौरभ 31 तारीख को रविवार के दिन, हम्म। जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ था। उसके बाद में सीआईडी नोटिस भेजा था अभिषेक बनर्जी को फर्जी साइन मामले में। दरअसल क्या ये होता। फर्जी साइन मामला क्या, पहले दर्शकों को समझाएं ताकि हाँ, वो समझ पाए कि मामला जो हुआ क्या। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है हम्म। वो उसके पास में एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। चल। उसको तमाम सुरक्षा मिलती है और मतलब जो तमाम प्रोटोकॉल जो हैं वो मिलते हैं। और जो भी कोई ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, चाहे वो झंडारोहण हो, चाहे किसी भी किस्म का सेलिब्रेशन हो, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाए जाने की परंपरा रही है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक तरीके से ऑपोजिशन के पास में एक बड़ा पद होता है। तमाम उसके पास में जो है संवैधानिक अधिकार होते हैं। और उसके लिए 10% आपके पास में टोटल सीट होनी ज़रूरी है, जो कि टीएमसी के पास में है। तो टीएमसी ने क्या किया था कि 9 मई को शोभेंदेव भट्टाचार्य के नाम का प्रस्ताव जो है, वो भेजा था विधानसभा सचिवालय को। हम्म। और उसके बाद में 20 मई को फिर एक नया, इसमें 70 लोगों के साइन थे। और 20 मई को फिर एक नया प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें 14 लोगों के नाम जो है वो ब्लॉक लेटर में लिखे हुए थे। ब्लॉक लेटर माने? ब्लॉक लेटर मतलब बड़े कैपिटल वर्ड्स में, अच्छा। है ना? हम्म। तो वो मैच नहीं कर रहा था। तो उसके बाद में इसके ऊपर जब सवाल खड़े हुए तो 27 मई को ऋतव्रत बनर्जी हैं, वहाँ पे अभी विधायक हैं, 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। टीएमसी के। टीएमसी से, एक बार टीएमसी से, एक बार सीपीएम से, उनकी कहानी पर भी आएँगे। तो उन्होंने जो है कहा कि हमारी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी और अभिषेक बनर्जी ने अपने ही हाथ से ही सिग्नेचर करके भेज दिया। ओह। और इसके ऊपर जो है 31 मई को फर्जी दस्तखत के मामले में सीआईडी ने, जो वहाँ के इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट होता है लोकल पुलिस का, उसने जो है नोटिस भेजा है। सीबीआई नहीं, सीआईडी ने। हम्म। तो सीआईडी सीबी कहा जाता है, सीआईडी क्राइम ब्रांच। पहले इंटेलिजेंस का काम करते थे ये लोकल लेवल पे, लेकिन अब बेसिकली क्राइम ब्रांच उसको आप समझ लीजिए, लोकल पुलिस का, सीआईडी सीबी का। तो उन्होंने नोटिस भेजा है वहाँ पे अभिषेक जिसमें बनर्जी पिछले को। सोमवार उनको पेश होना था, पर अभिषेक बनर्जी ने तबीयत का हवाला देते हुए वो पेश नहीं हुए। अब नहीं उनको हुए फिर हैं। से दोबारा नोटिस गया है। तो ये दोबारा नोटिस गया, तो ये स्थिति बनी। तो उसके बाद में 31 तारीख को ही ममता बनर्जी ने अपने घर पे जो तमाम 80 टीएमसी विधायक हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी, और हम्म। उसमें से 20 ही हाजिर हुए। हाँ। बाकी के 60 जो है हाजिर नहीं हुए। 20 विधायक पहुंचे, 60 नहीं पहुंचे और यहीं से वो 60 ने सुगबुगाहट होने लगी टीएमसी थी कि कुछ हो रहा है टीएमसी से क्या। अपनी दूरी बना ली। तो उसके बाद में ये सुगबुगाहट शुरू हुई कि हो सकता है पार्टी जो है टूट जाए। उसके बाद में 1 जून को, मतलब 31 के अगले दिन, ऋतुव्रत बनर्जी जो पहली बार विधायक बने हैं, वो दरअसल हावड़ा की
उल्लूबेरिया जो पूर्व सीट है वहाँ से विधायक बने हैं, उससे पहले 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने एमएलए हॉस्टल में एमएलए हॉस्टल दरअसल जब तक एमएलएज़ को आवास नहीं मिलते तब तक टेम्परेरी रहने की जगह होती है। तो एमएलए हॉस्टल पे एक मीटिंग बुलाई अपने जो भी उनके पास में कमरा होगा वहाँ पे 50 से ज़्यादा नेता टीएमसी के पहुँचे। उसमें कुछ विधायक भी थे, कुछ सांसद भी थे। मिला-जुला के 45-47 बोला जा रहा है कि 45 के तकरीबन विधायक और 5 के तकरीबन सांसद जो है वहाँ पहुँचे ऋतव्रत बनर्जी के पास में, जहाँ पे ऋतव्रत बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी। बनर्जी के ऊपर लगातार निशाना साधा और कहा कि ये कैसा नेता है जो कि सेंट्रल आर्म फोर्सेस से सुरक्षा मांग रहा है, जब उसको जनता के बीच में होना चाहिए था। कैसा मास लीडर है, जब पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी उसके बाद में ये स्थिति है, और तमाम तरीके का आक्षेप उनके ऊपर लगाए। कट राज की बात कही कि जो टीएमसी के समय कट राज चल रहा था, उसके बारे में उन्होंने बात कही। उसके अलावा उन्होंने आईपैक को खूब निशाने पे साधा कि आईपैक ने जिस तरीके से कॉर्पोरेट की तरह पार्टी को चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पार्टी जो है जनता से कट गई और उनको इस किस्म की हार का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम बातें ऋतव्रत बनर्जी ने कही। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह 2 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर और फिर उसी दिन जो है टीएमसी ने नोटिस जारी करके उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया। तो ये कहानी है। अब यहाँ से ये कहा जा रहा है कि ऋतव्रत बनर्जी जो हैं, वो नेक्स्ट जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो सकते हैं और वो जो है टीएमसी को लीड कर सकते हैं आगे के समय में। अच्छा, ऋतव्रत बनर्जी की खुद की कहानी बहुत दिलचस्प है। ऋतुव्रत बनर्जी ने एक कॉलेज है कलकत्ता का, आशुतोष कॉलेज, वहाँ से एमए की पढ़ाई की और जब वो छात्र जीवन में थे तो वो उस समय सीपीएम की गवर्नमेंट होती थी बंगाल में, और उन्होंने एसएफआई जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो सीपीएम का जो छात्र विंग है, वहाँ से अपनी राजनीतिक शुरुआत की। 2008 में वो राष्ट्रीय महासचिव बने एसएफआई के। अच्छा, जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ होती हैं उसमें प्रेसिडेंट का पद या तो नहीं होता या होता है तो वो जैसे रबर स्टैम्प किस्म का होता है। महासचिव जो है वो पावरफुल पोजीशन मानी जाती है। तो वो महासचिव बने एसएफआई के 2008 से 16 के बीच में रहे। इस बीच में उनके ऊपर तमाम किस्म के आरोप लगते रहे। 2014 में सीपीएम ने उनको राज्यसभा भेजा, 2014 से 2020 तक के कार्यकाल के लिए। इस बीच उनके ऊपर तमाम किस्म के आरोप लगते रहे कि उन्होंने जो है वो पार्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक कर रहे हैं, वो टीएमसी के साथ में मिल गए हैं, और लास्ट में जो उनका जो लास्ट नेल इन कॉफिन जो बोलते हैं कि ताबूत में आखिरी कील, वो ये थी कि उनके ऊपर बेलूर घाट जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन है कलकत्ता का, वहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पार्टी ने सीपीएम ने उनको अपनी पार्टी से 3 महीने के लिए पहले एक्सपेल किया। उसके बाद में वो उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी और वो वहाँ से टीएमसी में चले गए, और टीएमसी ने उनको 2020 से 26 तक जो है राज्यसभा में भेजा। 2026 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा है अभी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो ये इनकी जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि है ऋतव्रत बनर्जी की, और ये लीड कर रहे हैं अभी पूरा जो विधायकों का जो एक तरीके से दरअसल क्या हो है। सकता है मतलब टूटने पे? जैसे भाई कहा हाँ, जा रहा है कि 2/3 बहुमत चाहिए, 80 में हाँ। 54 अगर विधायक आपके पास है तो 2/3 बहुमत इनके पास हो सकता है। नहीं, ये देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसले हैं। हाँ। दरअसल ये जो सारा मामला है दल-बदल वाला, ये 10वीं अनुसूची में आता है। 2003 में इसके ऊपर एक नया वो बना था कानून, जिसके ऊपर काफ़ी बहस हुई थी। उस समय आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो यूपीए को सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने एक इस कानून में ये था कि दागी अगर कोई नेता है तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, और उसके ऊपर काफ़ी तना-तनी हुई थी आरजेडी और कांग्रेस की उस समय 2003 में। लेकिन आप ये समझिए कि 10वीं ये जो कानून ये कहता है कि 2/3 कम से कम विधायक, हुँ, 2/3 सांसद, तो अभी 28 सांसद हैं, उनमें से हुँ। 19 सांसद और कम से कम 54 विधायक अगर ऋतुव्रत बनर्जी के साथ में नई पार्टी बनाने की मांग करते हैं, तो वो पार्टी जो है, वो कानूनी रूप से उसको मान्यता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये तय करेगा चुनाव आयोग। हुँ। लेकिन अगर 2/3 विधायक और सांसद अलग हो जाते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, उनको अयोग्य नहीं तो ठहराया जैसे जाएगा। मान लीजिए कि पार्टी अलग ना बनाएँ, सिर्फ़ जो 54 विधायक हैं, हुँ, 2/3 विधायक अगर विधानसभा में जाके स्पीकर से कहें कि हमको अलग गुट घोषित कर दो, हाँ, हम इनमें शामिल नहीं हैं। हम हाँ, अपनी पार्टी मान लीजिए सांसद का क्लॉज़ आ जाएगा, तो हाँ, पार्टी नहीं बना सकते, पर अलग बैठेंगे। हाँ। अलग गुट होगा तो हमारा, अलग हम गुट के तौर पे उनको रिकॉग्नाइज़ कर किया लिया जाएगा, हाँ, ये ये विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर के पास अधिकार है। अधिकार है। हाँ, लेकिन ये पार्टी नहीं बनेगी, ये जो जोड़ा फूल का जो सिंबल है, ये किसके पास में जाएगा, पार्टी किसके पास में जाएगी, उसमें एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें ये कहा गया कि जो पार्टी है, मूल पार्टी और संसदीय जो पार्टी है, उन दोनों को अलग-अलग करके
नहीं देखा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ना सिर्फ ये हो कि 2/3 विधायक और सांसद जो हैं, वो अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं या उस ओरिजिनल पार्टी को क्लेम करना चाह रहा है। दूसरी अलावा उसका पार्टी का संविधान क्या कहता है, उस पार्टी में कार्यकारिणी में कितने सदस्य जो हैं उसके लिए सहमत हैं, पार्टी का संगठन क्या कह रहा है, कि तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के किसी को पार्टी का क्लेम जो है उसको हाँ या ना बोलना चाहिए। मतलब उसके ऊपर क्या फैसला होता है वो डायरेक्टली सिर्फ उसके ऊपर नहीं है कि विधायक दल क्या कह रहा है या संसद क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक इसके संभावना अलावा तो एक हाँ, संभावना तो ये भी बन सकती है ना कि मान लीजिए 54 विधायक अगर स्पीकर के सामने कहते हैं कि हम टीएमसी के साथ नहीं है, हम अलग हो रहे हैं और फिर वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाएं। बीजेपी ने पर बीजेपी ने साफ हालांकि साफ इनकार कर दिया है कि नहीं वो किसी भी बीजेपी टीएमसी के विधायक को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, उनके पास 207 विधायक ऑलरेडी बीजेपी हैं। बीजेपी के सामने अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो खुद को टीएमसी नहीं बनने देना। हाँ। और वो लगातार ये पोर्ट्रे भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंसा की राजनीति टीएमसी ने की वो हम नहीं करेंगे, जिस तरीके से टीएमसी राज चलाती थी हम नहीं चलाएंगे। और यही 54 विधायक एक साथ अगर एकमुश्त बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो वही मतलब हमारे यहाँ पे वो जो क्या है नैरेटिव हाँ ध्वस्त हो जाएगा पूरा। हाँ हमारे यहाँ राजस्थानी में कहावत है बहुत अच्छी कि गाय मार के गंगा जी गए आते ही मारी कुत्ती बात उतनी की उतनी तो उतनी की उतनी बात हो जाएगी। तो ये बात है। तो बहुत ऐसी बहुत स्थिति भारी इन्होंने दिया भाई साहब। हाँ तो तो बीजेपी साफ तौर पे इनकार कर रही है और बीजेपी शुरुआत से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की। आप याद करो जैसे चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद बीजेपी ने साफ कर दिया कि पार्टी में किसी भी टीएमसी नेता, जैसे बहुत सारा होता है ना कि भाई इधर किधर चले आएंगे, टीएमसी वाले सब नेता इधर चले आएंगे, तो पार्टी का सदस्यता बंद, कोई भी टीएमसी का कार्यकर्ता हम शामिल नहीं करेंगे पार्टी में। तो एक संदेश देने को अपने कैडर को खासतौर पर कोशिश की कि आप परेशान मत होइए, जो चल रहा है मीडिया में गलियारों में, सियासी गलियारों में कि सब टीएमसी वाला बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो इसीलिए जब ये विधायकों की बात है कि एक दो गुट में टीएमसी बढ़ सकती है, तो फिर ये चर्चा उठी कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो वहां भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुगंता मजूमदार, उन्होंने साफ कर दिया कि भाई नहीं, बीजेपी में कोई भी टीएमसी के विधायक शामिल हम नहीं करेंगे। तो बीजेपी इसको लेकर बड़ा क्लियर नजर आ रही है। जी, क्योंकि बीजेपी के पास में वैसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बीजेपी को 2/3 बहुमत है वहाँ पे और बीजेपी नई शुरुआत करने की बात कर रही है। उनको बंगाल में लंबा राज चलाने का उनका इरादा जो है, उनकी प्लानिंग होगी। उसकी वजह से वो पुराना जो बैकलॉग है, जिन लोगों के खिलाफ पहले से जनता में रोष है, जिन्होंने टीएमसी के समय में कट राज चलाया और तमाम सारी किस्म की बातें कहीं, जो टीएमसी को लेके जनता के बीच में एक गुस्सा या नाराज़गी है, तो वो उसका बैकलॉग वो अपने सर पे क्यों लेंगे? ये कोई भी राजनीतिक मतलब समझदारी भरा फैसला नहीं है। चुनाव से पहले ज़रूर शुभेंदु अधिकारी खुद किसी ज़माने में टीएमसी में थे, ममता बनर्जी के बहुत ख़ास थे, उनको लिया गया। तमाम ऐसे लोग, मुकुल रॉय इसी किस्म के नेता थे। मुकुल रॉय बाबुल तो इधर सुप्रियो आए हाँ, थे बीजेपी में, फिर वापस चले गए थे हाँ। तो टीएमसी वो में। आप याद करिए कि हाँ, जब 2024 के इलेक्शन में हाँ, इस तरीके माफ़ कीजिए 2024 के इलेक्शन में जब इस किस्म के नतीजे नहीं आए थे और लोग नहीं जीत पाए थे और टीएमसी ने अपनी लोकसभा सीटें भी रिटेन कर ली थी, उसके बाद में बड़ी भगदड़ बीजेपी में हुई। क्योंकि उनको ये डर था कि टीएमसी जो है सत्ता में आने के बाद मतलब टीएमसी चुनाव जीतने के बाद हमको प्रोसिक्यूट जैसे करेगी। बाबुल सुप्रियो याद करिए। बाबुल सुप्रियो हैं? 2019 के चुनाव में हाँ, हाँ। यही स्थिति उनकी भी थी। तो ये लगभग आप ये समझिए कि 2024 में उन्होंने भी पार्टी चेंज की, वो वापस टीएमसी में आए। तो ऐसा लगातार हम लोग देखते रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बीजेपी में बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा का ये संस्कृति रही है, उसकी वजह से हर नेता जो है अपनी जान बचाने में अभी फिलहाल लगा हुआ है। टीएमसी के ये भी जो 50 सांसद हैं, इनको भी ये ऐसा है कि अगर हमने टीएमसी इस समय नहीं छोड़े माफ़ कीजिए विधायक हाँ, तो ये भी इनको भी ये डर लग रहा है, ये तमाम सांसद जो हैं उनको भी ये डर सता रहा है कि अगर हम टीएमसी में बने रहे तो जो स्टेट का प्रोसिक्यूशन है जो अभी तक होता आया है 40 साल में, वो हमारे ऊपर भी होगा। तो इन्होंने अब तक ये और ऐसी 2 घटनाएं हो भी चुकी हैं। हाँ, और ये अभी फिलहाल जो है ये 15 साल से सरकार में थी, उन्होंने टीएमसी को ये करते हुए देखा है। तो अब ये किसी भी हालत में उस रिसीविंग एंड पे आना नहीं चाहते, इसलिए जो है टीएमसी में इस किस्म की भगदड़ आपको होते हुए मतलब दिखाई दे अच्छा रही है। अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो वाली बात करना हो ही गई। हाँ? करना ही पड़ेगा। यही राजनीति है। हाँ। अच्छा, 2 सवाल मुझे लगता है मेरे मन में भी आ रहे हैं, दर्शकों के मन में भी आ रहे होंगे कि ये जो टूटने की बात हो रही है ना? इसको बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिहाज से एक टर्म चलता है ऑपरेशन लोटस, हालाँकि बंगाल में ऐसे किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी लोग सोच रहे होंगे, लोगों के मन में बात आ रही होगी, क्या इस पूरी टूट के पीछे कुछ बीजेपी कोई हाथ है? या दूसरा पक्ष ये कि टीएमसी का जो किया धरा है पिछले 3 टर्म में, जिस तरह की पॉलिटिक्स टीएमसी ने की, एग्रेसिव, मारकाट, कट सिस्टम, बहुत सारे आरोप लगते हैं, उसका नतीजा है। जी, सिर्फ टीएमसी नहीं, उससे पहले लेफ्ट का वो जो राज रहा उसी किस्म का रहा और इस वजह से जो है लगातार आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि इसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। बीजेपी देख के बीजेपी को अच्छा तो लग ही रहा है कि उनके जो सबसे बड़े विरोधी अभी दिख रहे हैं सूबे में, वो उनकी हालत जो है पतली होती हुई दिखाई दे रही है।
उसके बावजूद जो है बीजेपी बहुत आगे चाह के आगे बढ़ के इस पूरे के पूरे विरोध को, इस पूरे बगावत को हवा दे रही है, ऐसा मेरी समझदारी में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और तीसरा, अगर वो बीजेपी ऐसा करती है और इन लोगों को बीजेपी में शामिल करती है, तो बीजेपी की ही इमेज के लिए गड़बड़ हालांकि हो अभी जाएगी बीजेपी चीज़। ने साफ इनकार कर हाँ, दिया कि बीजेपी ने टीएमसी साफ के इनकार कर किसी दिया। विधायक छोड़ो, किसी पार्टी कार्यकर्ता सदस्य को भी नहीं लेंगे। तो ये 3 पॉइंट जो हैं, इसके हाँ। आधार पर हमारा एनालिसिस ये बनता है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रही हो, बहुत एक्टिवली, हमको ऐसा समझ में अभी नहीं आता है। तो दूसरी बात ये कि फिर ऐसी बगावत क्यों हो रही है? पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से, जिस स्टाइल में अभिषेक बनर्जी अभी तक जो है टीएमसी को सँभालते आए हैं, सिंगल हैंडेडली, ममता बनर्जी सिर्फ मतलब डेली कामकाज में पार्टी के बहुत उनका हस्तक्षेप नहीं रहता था। अभिषेक बनर्जी ही पार्टी को देख रहे थे मोटा-मोटी तौर पे। और अभिषेक बनर्जी का जिस तरीके से काम करने का स्टाइल है, उसको लेके बहुत सारे लोगों में असंतुष्टि है कि अभिषेक बनर्जी जो है कॉर्पोरेट कंपनी की तरह पार्टी को चलाना चाहते हैं, वो हुक्म देने के आदी हैं और इस तरीके से। तो जब आदमी सत्ता में होता है, तो आदमी जो है 20 चीज़ें उनकी सहन कर लेता है, मतलब दुधारू गाय की लात भली होती है। लेकिन अब सत्ता से बाहर गए हैं, तो पुरानी चीज़ें जो हैं कि मेरे को ऐसे बोला गया, मेरे को वैसे किया गया, मेरे से पानी मँगवाया गया, और ये सब सब जो है आदमी को फिर याद आने लगता है। फिर आदमी मौका ढूँढता है कि किस तरीके से जो है हिसाब बराबर किया जाए। तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के अभी जो है दिन खराब चल रहे हैं, वो लोग पावर में नहीं हैं और राजनीतिक रूप से हाशिए पे लगाए जाने की उनको कोशिश है, और वो उन्हीं के दल से शुरू हो रही है, उन्हीं की टीम में जो है भितराघात जो है हमको बुनियादी तौर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कारण तो ये। दूसरी वजह ये कि टीएमसी के लोगों को ये पता है कि जो विरोधी पार्टी में होता है, जो विपक्ष में होता है बंगाल में, उसको क्या हश्र होता है, या उसके खिलाफ जो है स्टेट की मशीनरी कैसे काम करती रही है इतिहास में। तो इनके पास में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैं अभी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी आने वाले समय में भी बीजेपी भी यही करेगी। वो तो वक्त बताएगा कि बीजेपी क्या करती है, किस स्टाइल की गवर्नेंस वहाँ पे करती है। लेकिन एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यही है। पहले लेफ्ट के 34 साल के शासन का, फिर 15 साल की ममता बनर्जी के शासन का, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को लग रहा है, ये तमाम विधायक या सांसद जो हैं, उनके लिए लग रहा है कि अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए और खास तौर पे खुद को बचाए रखने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमले भी होते हैं, तमाम किस्म की हिंसाएँ भी होती हैं, परिवार के खिलाफ भी होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो खुद ही टीएमसी से जो है एक दूरी बना के रखना चाह रहे हैं, ताकि वो इस तमाम जो प्रोसिक्यूशन जो स्टेट की तरफ से होता है, जहाँ सत्ताधारी पार्टी की तरफ से होता है, उससे कहीं न कहीं खुद को बचा पाएँ। तो ये डेस्परेशन, ये जो कोशिश है, मेरे को वो दूसरे पॉइंट की ज़्यादा लगती है अभी बिल्कुल। अब फ़िलहाल। अगर टीएमसी के लिहाज से देखें तो व्हाट लाइज अहेड, के अब आगे क्या? जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई जिस तरीके से उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो वो अब कलकत्ता नहीं, नई दिल्ली जाएंगे। अब नई दिल्ली में उनको उम्मीद है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो उनका साथ देंगे। मगर कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा है, चाहे वो इलेक्शन के दरमियान आप देख लो, चाहे उसके बाद भी आप देख लो, तो बहुत ऐसा नहीं रहा है कि वो ममता बनर्जी के अलाइन नजर आए, क्योंकि भाई ममता बनर्जी कांग्रेस ने भी चुनाव से ठीक पहले, जब कांग्रेस कहीं खबरें चलती थी कि चाहती थी कि टीएमसी साथ है, पर टीएमसी एकदम अपने रोले में थी कि नहीं, हम तो भाई मजबूत है, हम तो आ ही रहे हैं, वो तो कॉन्फिडेंट थे पूरी तरीके से, तो उन्होंने एकदम साइडलाइन किया, इग्नोर किया। तो ऐसे में क्या अब इनको दिल्ली में साथ 2 मिलेगा 2 विपक्षी राजनेता पार्टियों जो का? हैं अभी, मतलब अब आप थोड़ा-सा ये इनएप्रोप्रिएट जो है तुलना होगी, लेकिन 2 राजनेता ऐसे हैं जो अपने ही कहे में फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले डोनाल्ड ट्रम्प हैं, जिस तरीके से उन्होंने नाटो को घेरा और नाटो से बाद में उनको मदद माँगनी पड़ी, लेकिन नाटो का एक भी देश नहीं आया। ममता बनर्जी ने बहुत खरी-खरी कही थी, बहुत विरोध में बोली थी, कांग्रेस के भी, सीपीएम के भी, बाकी अधीर रंजन चौधरी की तरफ से और सीपीएम की तरफ से भी ये दीदी के सामने प्रस्ताव रखा गया था कि आप मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बना के, नहीं आप गठबंधन में लड़ रही हैं, लेकिन ऐसी सीटें जहाँ पे जिसकी जीतने की संभावना प्रबल है, वहाँ पे जो है फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कर लेते हैं, वहाँ पे वो उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, कुछ सीटों को लेके। तो उसके ऊपर भी ममता बनर्जी तैयार नहीं। आखिर तक कांग्रेस और सीपीएम की तरफ से वहाँ पे कोशिश की गई, वो किसी तरीके से जो है गठबंधन कर लें तृणमूल के साथ में और बेहतर एक बीजेपी को रोकने की एक बेहतर कोशिश कर पाएँ, लेकिन वहाँ पे वो स्थिति नहीं बनी। अब जो है टीएमसी वो बुरी तरीके से फँसती हुई दिखाई दे रही है और वहाँ पे अखिलेश यादव के अलावा कोई भी विपक्ष का नेता उनको तो डिफेंड कांग्रेस करने के पार्टी लिए तो मुझे नहीं लगता आता। है खुश होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नेता के बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि टीएमसी जो है अपने उदित राज कह रहे हैं, कर्मों हाँ। का फल भुगत रही है। हाँ, उदित राज का यही है, हाँ। कहना था कि टीएमसी का जो है ज़िंदा बचना मुश्किल है। कांग्रेस नेता हैं उदित राज, तो उनका बहैसियत कांग्रेस नेता हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं, किस हाँ। तरीके से उन्होंने बयान दिया है, इसके ऊपर उन्होंने कोई कमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी टीएमसी का जो काडर बेस है, वो भी धीरे-धीरे जो है, वो फ्रेगमेंट होना शुरू होगा, वो शिफ्ट होना शुरू होगा, या कम से कम जो है वो भगवा गमछे पहनना शुरू कर देगा। तो जो बंगाल या में कम से चलन कम है, सड़क पे तो नहीं आएगा। हाँ, सड़क पे तो नहीं आएगा। हालांकि आज प्रदर्शन में भीड़ थी, ऐसा लोग कह रहे हैं।
हाँ, प्रदर्शन मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने के बाद में एकदम ही टीएमसी खत्म हो का जाए। हाँ वर्चस्व मतलब वजूद ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर लेफ्ट रैली करती है वहाँ पे, जबकि वो 15 साल से सत्ता में नहीं, तो भी वो ठीक-ठाक भीड़ जुटा लेते हैं। तो काडर तो टीएमसी के पास में भी कुछ होगा, कुछ लेफ्ट के पास में भी, कांग्रेस के पास में भी इवन वहाँ पे काडर है। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए यहाँ से बाउंस बैक करना बहुत चुनौती भरा काम है। हालाँकि ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति की है, वो सड़कों पे उतर के लड़ सकती हैं सत्ता के खिलाफ, और तमाम किस्म की बातें कही जा और रही हैं। वही सब लेकिन वो करती फिलहाल दिख भी रही हैं, कह भी रही हैं कि मैं लड़ूंगी, सड़क पे रहूंगी, मर जाऊंगी, इस तरह की हाँ, बातें वो हाँ, लेकिन कह रही, चैलेंज वो कर रही हैं। ममता 40 साल की ममता और 70 साल की ममता के बीच में हाँ, फ़र्क है, बिल्कुल फर्क है। उम्र का एक पड़ाव अलग है, दूसरा जो है उनके राजनीतिक वारिस ममता बनर्जी से ज़्यादा ममता बनर्जी के राजनीतिक वारिस जो हैं अभिषेक अभिषेक बनर्जी, बनर्जी उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत बिल्कुल भरा है भरा है। गुस्सा। वो तो हम लोग जो इलेक्शन कवर कर रहे तब भी नजर आ रहा था कि सारी नाराजगी जो है, चाहे वो विद इन कार्टर हो, चाहे हुँ, अपोजिट हो, वो सब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ही चलता था। बयानबाजी भी आप देख लीजिए, ज्यादातर हुँ, अभिषेक बनर्जी ही करते थे एग्रेसिव वाली, हुँ। और उनके खिलाफ भी होती थी। और अब तो नतीजे जो है उसके सामने हाँ, आ रहे हैं। तो ये है अभी फिलहाल जो है बंगाल की स्थिति, और बंगाल में आने वाले समय में जो है वो बहुत उठापटक हमको दिखाई देगी। दिखाई देगी और दिखाई दे भी रही है। और सबसे बड़ी उठापटक, अगर ममता बनर्जी, जाहिर सी बात है, उनको बड़ा सेटबैक इलेक्शन में लगा ही है। अब अगर उनकी पार्टी भी टूट जाती है, दो भागों में बंट जाती है, तो वो एक अलग गेम इस चलेगा कि किस तरीके से इसमें उसको चुनाव सौरभ आयोग हैंडल एक करेगा। एक और एनालिसिस ये है, क्योंकि सेंटर में जो है बीजेपी को सांसद चाहिए लोकसभा में, हाँ। तो इस वजह से एक एंगल ये बनता है कि हुँ, शायद हो सकता है कि उसकी वजह से बीजेपी जो है हुँ। ये टूट जो है उसको स्वीकार करवा ले, हालांकि बीजेपी में खुद में शामिल ना करें, लेकिन एक टीएमसी ऐसी बना ले जो कि बाहर से बीजेपी को समर्थन कर रही हो। तो भाई टीएमसी सांसद हम्म, काकोली घोष ने देखिए इस्तीफा भी दिया ही हाल दिया फिलहाल ही में। है। और उनको सिक्योरिटी वुरिटी भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो चल जो ये संभावना जता रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर फिलहाल जो फौरी जानकारी हमारे पास है उसमें बीजेपी ने साफ तौर पर विधायकों के लिए तो इनकार कर दिया है, कार्यकर्ताओं के लिए पहले इनकार कर दिया था, क्योंकि भाई जो वो नैरेटिव पेश कर रहे हैं वो उनको सूट नहीं करता। बाकी राजनीति है, कब क्या बदल जाए समीकरण, कब हम्म, क्या भाने लगे कि अब क्या बुरा लगे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नजर हमारी रहेगी, मगर बंगाल इलेक्शन के बाद भी उतना ही इंटरेस्टिंग बना हुआ है। खबरें बड़ी आप देख ही रहे लगातार आ रही हैं वहाँ से, तो हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको क्या लगता है इस टूट के बारे में? ममता बनर्जी क्या इस टूट को सँभाल पाएँगे, रोक पाएँगे? ऐसा उनकी पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना? रिजू दत्ता जो प्रवक्ता, आपको याद होगा जयपाल शर्मा वाले कांड में बड़ा उन्होंने चैलेंज किया था कि उठा लाएँगे यूपी से, बाद में उन्होंने माफ़ी भी माँगी थी। अब वो भी कह रहे हैं कि टीएमसी तो खत्म है, उनको भी निकाल दिया हम्म। गया पार्टी से, कि टीएमसी कुछ नहीं, आज ही अब जा रहे रिजू हैं दत्ता गुट। ने ही कहा है कि ऋतुपर्थ बनर्जी जो है अगले हाँ। वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, है ना? तो ये वही है, तो काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ पाले बदल गए हैं बंगाल में, तो अब धीमे-धीमे देखिए आगे क्या होता है, नज़र हमारी रहेगी। आप न्यूज़ पिंच देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। ये है विनय सुल्तान हमारे अपनी डायरी के साथ। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। शुक्रिया।